हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। इसमें जो एनसीईआरटी है 6th क्लास की, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान एक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें हम सामाजिक और राजनीतिक जो भी विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विविधता की समझ, मतलब डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि किसी भी देश में जब आप देखेंगे कि वहाँ के लोग जो उनकी विविधताएं हैं उसको वो कैसे लेते हैं, मतलब उसके प्रति उनके विचार क्या रहते हैं, विविधता को वो किस तरह से समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस विविधता को समझना कि सांस्कृतिक रूप से हमारे विचार क्या हैं हमारी डाइवर्सिटी को लेके। तो इसमें उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं डायमेंशंस पे चर्चा की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भी भिन्नताएं होती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या एकता हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी हमको अपने आसपास कई रूपों में दिखाई देती है, जैसे कि धर्म के रूप में, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं हैं जो हमको दिखाई देती हैं। आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये बच्चों के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये 3 चित्र दिए गए हैं जिसको 3 अलग अलग लोगों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे ये क्या बताते हैं, यहाँ बता रहे हैं कि आप एक अपना खुद का भी यहाँ पे जो भी आपके विचार हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चित्र बनाइए। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो एक बच्चा है वो भी, उसके भी विचार, उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही अलग अलग होती है। हम जो भी विचार रखते हैं, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, उनको हमारा देखने का नज़रिया हमेशा अलग होता है। हम एक जैसा नहीं सोच सकते। एक ही घटना को हम अलग अलग आयामों से देखते हैं, समझते हैं। इसी विविधता को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इसके आंसर दीजिए। तो उस क्लास में भी बहुत अलग अलग आंसर दिए गए होंगे। एक जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बहुत सारे जवाब होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हमारे विचारों में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। तो उन विविधताओं को यहाँ पे दिखाया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के थ्रू हम विविधता को समझेंगे और अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसका शीर्षक है, जो हेडिंग है वो है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी हुई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के
मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने बोला, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया, आपका अखबार। अब बताइए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा हो मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उससे पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई। मैं चल पड़ा। मैंने उसे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी की आवाज़ ट्रैफिक के शोरगुल में गायब हो गई। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़ा शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ, ठीक है, मैंने जवाब दिया। आप अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक मैं महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे हो गए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर गई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया था। तो ये एक कहानी दी गई है। अब इसके जो बहुत सारे अर्थ हैं इस चैप्टर में, उनको हम देखते हैं। जहाँ समीर 1 और अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। तो यहाँ जो पहला डिफरेंस बता रहे हैं कि जो समीर 1 है, जो साइकिल से चल रहा था, और दूसरा समीर 2 कौन है, जो अखबार को बेच रहा था।
तो ये बताया जा रहा है इसमें कि पहला जो समीर है वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दो लोग इंटरेस्टेड हों एक दूसरे से बात करने में तो भाषा बैरियर नहीं बनता, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इंटरेस्ट जरूरी है। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग हैं, ठीक है, क्योंकि जो समीर एक है वो अलग धर्म का है और समीर दो अलग धर्म का। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो एक मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वह दोस्ती करना चाहते थे। तो जो धर्म है वो दोस्ती को नहीं रोकता। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये बोल रहे हैं कि हम जो अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग धर्म और भाषाओं को बोलते हैं, ये जो भिन्नताएं हैं वो एक विविधता का ही एक भाग हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अलग अलग मामलों में एक दूसरे से अलग थे। जैसे कि समीर एक ने स्कूल में जाकर पढ़ाई की जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, यह गैर बराबरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मैदानी इलाके में रहता है तो उसके जो कपड़े होंगे वहाँ पे गर्मी होने की वजह से वो जो है सूती कपड़े पहनेगा, हल्के कपड़े पहनेगा। लेकिन एक पहाड़ पे जो रह रहा है आदमी, वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो उनके कपड़े अलग होंगे, ऊनी होंगे, है ना। उसी तरह एक जो समुद्र के किनारे रह रहे होंगे उनके कपड़े और भी अलग होंगे क्योंकि वहाँ पे उमस रहती है, हवा रहती है। अब समुद्र के किनारे हैं तो उनका जो खान पान अलग होगा, उसमें सी फूड भी होंगे, चावल होगा। वहीं जो मैदान में रह रहे होंगे उनका खाना और पहनावा अलग होगा, उधर पहाड़ पर रहने वाले लोगों का अलग होगा। तो ये भौगोलिक जो अलग अलग स्थिति है उसके हिसाब से उनके खान पान और पहनावे में फ़र्क आ जाता है। वो दिखने में भी अलग होंगे। जो पहाड़ पे लोग हैं आपने देखा होगा वो अलग दिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इक्वेटर पे जो रहने वाले लोग हैं वो अलग तरह दिखते हैं, वहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो लोग रहते हैं वो अलग दिखते हैं। तो ये विविधता जो है ज्योग्राफी की वजह से आ रही है। भौगोलिक जो अलग अलग लोकेशन है, जो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनकी वजह से आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे समीर एक अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा है, समीर एक, लेकिन जो समीर दो है वो अखबार बेच रहा है। ये विविधता नहीं है, ये जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो इनइक्वलिटी है, उसकी असमानता की वजह से इनमें यहाँ पे डिफरेंस है। वो हो सकता है दिखने में तो एक जैसे हों, है ना, लेकिन उनके जो यहाँ पे जो उनके कपड़े होंगे, एक ने किसी ब्रांड के अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे, दूसरे ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे होंगे। तो ये जो विषमता है ये कहाँ से आ रही है? ये इनइक्वलिटी की वजह से आ रही है, असमानता की वजह से आ रही है। जो अवसर उनको अलग अलग मिले हुए हैं परिवार की स्थिति की वजह से, उसकी वजह से आ रही है। तो ये गैर बराबरी है, ये विविधता नहीं है। इन दोनों को जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला नहीं, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग देखे होंगे हाँ जिनके पास नहीं है। ये फर्क विविधता से अलग है, बल्कि गैर बराबरी, ये भी मैंने बता दिया। ये देखिए वही आ गया। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है या पैसा जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ये लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। तो जो संसाधन होते हैं, संसाधन मतलब अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे ज़मीन के रूप में हो, ठीक है, उनको उन पे जो अधिकार है वो अलग अलग होता है, और उसी अलग अलग अधिकारों की वजह से उनमें असमानता आ जाती है जो विविधता नहीं है। अब आगे आते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। अब जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम है उसको भी बता रहे हैं, वो भी असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, आप अगर कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हारी होती है और आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, जिसको आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ये बता रहे हैं, कुम्हार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा है, उसके पिता है कुम्हार, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बना के अपना जीवन यापन किया, लेकिन जब उनका बेटा आया तो मान लीजिए आईआईटी में जाना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो आईएएस बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो अपने रुचि के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको वो बदलना चाहता है। लेकिन कास्ट सिस्टम ने क्या किया कि वो जो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में उसका जो अधिकार था बदलने का अपनी रुचि के अनुसार, उसको रोक दिया कि अब वो वही व्यवसाय अपनाएगा वो जिस जाति का है, अर्थात कि वो कुम्हार ही रहेगा, वो आईआईटी में जाके एडमिशन नहीं ले सकता। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक जाति के लोग निरंतर एक ही काम करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि जो मान लीजिए एक व्यापारी वर्ग है, तो वो व्यापार करके उनके पास अधिक धन इकट्ठा उन्होंने कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे असमानता आ गई। तो ये विविधता का पाठ नहीं है, यहाँ पे ये कहने का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताई जा रही है कि समीर एक और समीर दो अलग अलग धर्म के हैं, तो अलग अलग धर्म होने के नाते हो सकता है कि वो अलग अलग तरह का खाना खाते हो, अलग तरह के त्यौहार मनाते हो, अलग तरह के कपड़े पहनते हो, अलग तरह की उन्होंने भाषाएं सीखी हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं विविधता। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप अपनी पसंद और रुचि के हिसाब से किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उन कहानियों में बहुत सारे स्रोत होते हैं जिसमें वह वास्तविक जीवन की कल्पना और प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर विविधता नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए केवल 2 रंग के कपड़े पहनने को आपको मिलते, लाल और सफ़ेद, एक ही तरह का आप खाना खाते, वो भी आलू, समान रूप से के केवल 2 पशु पक्षी होते, जैसे हिरन और कौवा, ठीक है, आप केवल सांप सीढ़ी का खेल खेलते, वही आपका मनोरंजन होता। तो ऐसी जगह पर रहकर आप किस तरह की कहानियाँ लिख पाएंगे। तो जहाँ पर विविधता ही नहीं होगी, तो विविधता की वजह से क्या है, बहुत सारे आयाम हमको मिल जाते हैं। आप जंगल में जाते हैं, बहुत सारे आप जानवर देखते हैं, तो एक बहुत अच्छी कहानी लिख पाएंगे। लेकिन अगर जंगल में सिर्फ 2 ही जानवर होंगे, तो आप सोचिए आपका
जो कहानी का स्वरूप है कि वो कितना छोटा हो जाएगा। आप कहानी को कितना सीमित, आपकी सीमित हो जाएगी कहानी। दो ही तरह के वहाँ पे मान लीजिए पेड़ होते हैं, आम और अमरूद के, तो आप वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जंगल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत ही संकुचित हो जाएगी, बहुत ही छोटी आपका जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए विविधता बहुत ही आवश्यक है, और ये विविधता हमको प्रकृति ने दी है, और इसीलिए हमको उसका सम्मान करना चाहिए। ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ नहीं है। विविधता विविधता हमको कौन देती है? प्रकृति देती है, और प्रकृति की विविधता हम स्वीकार करते हैं। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो इसीलिए विविधता का बहुत ही सम्मान करती है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति की पूजा करने में ही विविधता को भी शामिल किया जाता है। अब जैसे भारत में विविधता, यहाँ पे बता रहे हैं भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह का कार्य कर रहे होते हैं, केवल हमारे तरीके अलग अलग होते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, प्रार्थना करना अलग अलग धर्मों में हम अलग अलग तरह से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं, तरीका अलग हो सकता है। कि ईसाई अलग तरह से अपने भगवान से कनेक्ट होता है, हिंदू अलग तरह से कनेक्ट होता है, मुस्लिम अलग तरह से, सिख अलग तरह से, लेकिन प्रार्थना सब करते हैं उनकी। शादी शादी भी देखिए सभी धर्मों में होती है, तो शादी कॉमन है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह कपड़े कपड़े देखिए सब पहन रहे हैं, कपड़ों का स्वरूप अलग हो सकता है, उनका कलर अलग हो सकता है, पर कपड़े सभी पहनते हैं। उसी तरह अभिवादन करना, जब कोई आता है हमारे घर पे तो कोई उसको नमस्ते कुछ लोग बोलते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से अभिवादन किया जाता है, लेकिन अभिवादन कॉमन है। चावल को पकाना, अब देखिए कोई क्या है उसको सब्जी डाल के, कोई उसमें मीट डाल के उसको पकाता है, कोई वैसे का वैसा चावल, लेकिन चावल सभी पकाते हैं। भोजन सभी करते हैं, भोजन का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो यही विविधता है, और यहाँ पे उसी को समझाया जा रहा है कि वो चीज़ एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ अगली हमारा जो शीर्षक है वो है हम विविधताओं को कैसे समझें। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा शीर्षक है हम विविधता को कैसे समझें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यात्राएं हैं वो हमेशा से होती आई हैं। यात्राएं मतलब जो इंसान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा आता जाता रहा है। उसके जो कारण हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यात्राएं हमारा प्राचीन समय से ही आ रही हैं, होती आ रही हैं। ठीक है, अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखा और अकाल के कारण भी कई लोग अपना अपना घर बार छोड़ के चले जाते थे। उन्हें जब तक पेट भर खाना नहीं मिल जाता था तो वो नई जगहों पर बसते रहते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, तो देखिए ये सब बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो उसके साथ क्या है कि वो जिस विचारधारा, जिस संस्कृति का वो पालन करता है, वो भी अपने साथ साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो भाषा है, उसका जो भोजन है, उसका जो संगीत है, धर्म है। तो जब ये, जैसे मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे रह रहा था, वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी एक भाषा होगी, एक उनका भोजन करने का एक तरीका होगा, ठीक है, उनके संगीत होंगे, उनका धर्म होगा। लेकिन जब लोग भी यहाँ पे पहुँचेंगे इन लोगों के साथ, तो यहाँ पे उनका मिश्रण हो जाएगा। उनके भोजन में भी देखिए बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ वाले लोग जिनको अपनाया है उनको अपना लेंगे। उनकी भाषा में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, संगीत भी हो जाएगा, धर्म में भी बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है एक दूसरे से प्रभावित होना और करना।
ठीक है। तो अलग अलग समय में जब ये सब चीज़ें होती रहती थी, प्राचीन काल में आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग भारत में आए हैं और हमेशा आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। ठीक है। और साथ साथ क्या है कि यहाँ के जो राज्य हैं उनमें भी बहुत सारी विविधता है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो वो भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और उनकी संस्कृति का मिश्रण होता है। इसीलिए हमारे देश में इतना ज़्यादा विविधताएं हैं, क्योंकि विदेशी तो आ ही रहे हैं, साथ साथ देश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग आते जाते रहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में आपने देखा है कि हमारे जो भौगोलिक स्वरूप है देश का वो कितना अलग है। कश्मीर में आप देखेंगे तो वहाँ की जो घाटियाँ, वहाँ के पहाड़, हिमालय, फिर गंगा का जो मैदान है, फिर जो इधर विंध्याचल सतपुड़ा है, फिर उसके बाद मध्य भारत है पठार, उसके बाद जो साउथ इंडिया है समुद्र के जो तट हैं। तो इस ज्योग्राफी की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने, रहने, उनका जो संस्कृति है उसमें भी बहुत विविधताएं हैं। और जब यहाँ के साउथ के लोग नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ के लोग साउथ में जाते हैं, ईस्ट के लोग वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट के ईस्ट में जाते हैं, सेंटर में आते हैं, तो बहुत सारी विविधताएं आ जाती हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्या लद्दाख के बारे में बताया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बहुत ही कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने का पानी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर इस पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। उस ऊन की कीमत, यह ऊन बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शॉल जो होती हैं बहुत ही महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खासकर कि छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गाने और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है। देखिए ये विविधता का कितना अच्छा हमको उदाहरण अभी जो हम बातें कर रहे थे वो मिल गया। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये देखिए भौगोलिक रूप से आप देख रहे हैं कि ये कैसा इलाका है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है और सर्दियों में ये बर्फ़ से पूरे टाइम ढका रहता है। उसके बाद भी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। कैसे? क्योंकि यहीं से घाटियों के माध्यम से लोग मध्य एशिया जाते थे, जिससे कि ये व्यापार का केंद्र बन गया। और यहाँ पे मसाले, कच्चा रेशम, दरिया, इन सब का व्यापार बहुत समय पहले से ही होता रहा है, प्राचीन काल से ही होता रहा है। और यहीं से क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म, देखिए धर्म भी इधर से यहाँ से तिब्बत की तरफ जा रहा है। और ये देखिए यही विविधता का एक अच्छा बहुत ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि अलग अलग धर्म के मुसलमान और बौद्ध अलग धर्म के होते हुए भी केसर सांगा को वो एक साथ गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो अलग अलग धर्म के होकर भी वो
वहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विविधता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर यहाँ पे देखिए केरला के बारे में बताया जा रहा है। केरल के बारे में क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरला आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पे बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। देखिए अब वही है, मैंने बताया आपको कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे इतने तरह के बहुत धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं भौगोलिक स्थिति की वजह से। और साथ साथ यहाँ पे क्या है, व्यापार करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मसाले बता दिया, लौंग, इलायची, काली मिर्च। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। उसकी वजह से अलग अलग धर्म के यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो जब अलग अलग तरह के धर्म के लोग आएंगे तो वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ठीक है, उनका जो भोजन होगा, खान पान, उनके वस्त्र, ये सब आपस में इतने सारे धर्म के लोगों के जो अलग अलग, उनकी भी भौगोलिक जो स्थिति है वो भी अलग है, देश भी अलग है। तो यहाँ पे कितनी विविधता आपको दिखाई देगी। तो ये विविधता का एक केंद्र बन जाएगा जो वहाँ पे आज भी दिखाई देता है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। तो ये देखिए जो चीनी जाल है, मतलब वहाँ की जो वस्तुएं होंगी, दूसरे देश की वस्तु, वो दूसरे देश तक ऐसे पहुँच जाएंगी क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना है। तलने के लिए लोग ने जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। वही चीज़ वो बता रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक वहाँ पे पहाड़ है जहाँ पे एकदम वर्षा नहीं हो रही है। केरला में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, समुद्र के किनारे हैं। तो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं, पहाड़ और समुद्र की भौगोलिक स्थिति है अलग अलग एकदम। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है, लेकिन वहाँ का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो एक जैसा है, ज्योग्राफी अलग होने के बाद भी। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। मैंने आपको बताया ना कि भौगोलिक रूप से तो वो अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए वो एक हैं, चीन और अरब के लोग। तो इसलिए वहाँ पे जो विविधता है वो आपको एक जैसी दिखाई देगी ज्योग्राफी के अलग होने के बाद भी। यहाँ पे इनका यही कहने का अर्थ है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे
सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इससे पहले, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब आसपास में जब दो लोग रहेंगे, भले ही वो अलग अलग धर्मों को मानते होंगे, तब भी वो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होंगे, उनका भोजन एक दूसरे से प्रभावित होगा। जो मैंने बताया वही बता रहे हैं कि प्राचीन काल से सोचिए आज वर्तमान तक कितने सारे परिवर्तन हुए। आज भी देखिए बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। अलग अलग जो राज्य हैं उन पे हमको एक दूसरे का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। अब आते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया गया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वह भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे से कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। देखिए इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो जो दिल्ली में रहने वाले लोग हों या बंगाल में रहने वाले लोग हों, उनको दोनों को ही स्वतंत्रता चाहिए थी। वो अपने हिसाब से अपना शासन करना चाहते थे। वहाँ के लोगों द्वारा वो चाहते थे शासन किया जाए। जो संविधान आज हमने बनाया है वो संविधान पूरे भारत पर एक जैसा ही लागू होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे भले ही भाषा में बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ठीक है, दिल्ली में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन भाषा अलग अलग होने के बाद भी उनका 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 जो खान पान है देखिए वो भी अलग है। तो ये विविधता है। लेकिन उसके बाद भी उनको मालूम था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं स्वतंत्रता की अंग्रेजों के विरुद्ध वो एक है। तो उस विविधता को उपयोग करके अंग्रेज हम में आपस में फूट डालना चाहते थे, लेकिन उस विविधता का हमने सम्मान किया। उसको हमारी संस्कृति समझती है क्योंकि सांस्कृतिक रूप में हम एक हैं। जो पूरा भारत उपमहाद्वीप है वो एक है। उस विविधता का सम्मान करते हुए हमने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, एक दूसरे का सहयोग किया और स्वतंत्रता हासिल की। वही इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। देखिए आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये कहीं ना कहीं होता है। क्या करते हैं, ये जो विविधता है उसको ही विभाजन के रूप में कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। आज भी ये प्रयास किया जाता है कि उस विविधता को विभाजन के माध्यम से दिखाकर एक दूसरे से दूरी बनाने की, एक दूसरे से नफरत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो इस विविधता को समझती है, जानती है और उस विभाजन के विरुद्ध खड़ी हो जाती है कि विविधता तो हमारे बीच में हो सकती है कि हम अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं, अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं, हमारा खान पान अलग है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। जो संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है वो एक है। हम एक ही स्थान पर रहते हैं, हम में बहुत सारी ये समानताएं हैं। जो मूल समानताएं हैं वो एक हैं। तो इसलिए उस विविधता को जब विभाजन के रूप में दिखाया जाता है कि ये एकदम अलग है हमसे, और उसको अलग विभिन्नता को दिखा के एक दूसरे के प्रति जो नफरत पैदा की जाती है वो हमारी संस्कृति समझती है, यहाँ के लोग समझते हैं। इसीलिए ये आज तक हमारे देश में इस चीज़ से लड़ा जा सका है। और आप जब देख रहे हैं कि ये 6th क्लास की NCERT है, इसका पहला चैप्टर ही विविधता है, डाइवर्सिटी है। इसीलिए ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि
हम उस विभाजनकारी जो भी विचारधारा है उससे हम अलग रहें और विविधता को समझें। जब हम विविधता को समझ जाएंगे तो हमारे मन में जो भी विभाजन है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये गीत है, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर बताया जा रहा है कि ये जो गीत है वो जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं, उनमें से ज़्यादा घायल हुए, उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए, बहुत लोग मारे गए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए हुए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। तो ये वही बता रहे हैं कि जो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति जो अपनाई वो इसी विविधता को आधार बनाकर बनाई। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो उस विविधता को समझते थे और यहाँ के आम जन की मानसिकता से वो भी भली भांति परिचित थे, क्योंकि वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी इसी समाज का हिस्सा थे। तो उन्होंने इस बात को आम जन तक पहुंचाया कि जो विविधता है वो विभाजन नहीं है हमारा, और इस तरह से हमने आज़ादी पाई। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की एक खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एकता में अनेकता का विचार हमें दिया। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप विविधता को यहाँ समझ गए होंगे कि विविधता के क्या क्या आधार होते हैं, ये कैसे होती है, और फिर इसका पॉलिटिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया और आज भी इसका कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम विविधता को समझ लेंगे तो हम कभी भी आपस में विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि विविधता प्रकृति का ही एक स्वरूप है। ठीक है, और प्रकृति हमको सिखाती है कि हम सब मिलजुल कर सहयोग से रहें। इस चैप्टर का जो मूल भावना है, जो मूल विचार है, वो यही है। तो धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।